नमस्कार, रणभूमि 2024 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए छठवें फेज में मतदान जारी है और छठवें चरण के मतदान का वक्त खत्म भी हो गया है। मतदान स्थल पर मौजूद लोग अब वोट डाल सकेंगे। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और साथ ही अब जो मतदाता लाइन में कतारों में लगे हुए हैं वही अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया का समय निर्धारित किया गया था। जो मतदाता लाइनों में लगे हुए हैं वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तो लगातार सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी रही और शाम 6 बजे तक ये मतदान का समय निर्धारित किया गया था, जिसमें अब जो मतदाता कतारों में लगे हुए हैं वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर आज छठवें चरण में मतदान संपन्न हुआ है। वक्त खत्म हो गया है और साथ ही अब अगले चरण के लिए 1 जून को 56 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। तो 429 सीटों पर मतदान आज संपन्न हो चुका है। चुनाव आयोग के मुताबिक 58 सीटों पर दोपहर 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं 57% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 77.99% वोटिंग दर्ज की गई है, जो कि 5 बजे तक के आंकड़े हैं। साथ ही सबसे कम जम्मू कश्मीर में 51.35% मतदान दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से बीजेपी उम्मीदवार पर हमले की खबर भी सामने आई और तमाम तरीके से दिन भर की घटनाक्रम हुए, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि छठवें चरण का मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। छुटपुट घटनाएं मात्र देखने को मिली हैं और 429 सीटों पर कुल सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। साथ ही अब अगला चरण यानी आखिरी चरण 1 जून को होगा, जिसका सभी को इंतजार है और 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो 8 राज्य जिनमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर शामिल है, इन सभी 8 राज्यों में 58 सीटों पर मतदान आज संपन्न हो चुका है। कुल अगर सीटों की बात करें तो इन 58 सीटों को मिलाकर 429 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है, मतदान संपन्न हो गया है। जो मतदाता फिलहाल मतदान करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही आज तमाम दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, चाहे प्रियंका गांधी हो, नायब सिंह सैनी हो या तमाम दिग्गज नेता जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों से भी मत अधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, दिन भर से आप कवरेज कर रही हैं, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं, इसकी भी जानकारी दीजिए और क्या कुछ तस्वीर आज दिन भर नजर आई है? कितना मतदान प्रतिशत दिल्ली में देखने को मिला है? सबसे महत्वपूर्ण आज का जो राज्य है दिल्ली, जहां पर सियासी पारा भी गरमाया हुआ था, आज के दिन क्या कुछ दिन भर का घटनाक्रम रहा है? तनु, 7 बजे से ही मेरी ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी है और आज दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत कुछ बयां करती है। जिस तरीके से कल आतिशी का ट्वीट सामने आया कि पुलिस अधिकारियों के साथ जो है वो बैठक की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा और ये बात कही गई है कि स्लो वोटिंग कराई जाए, और आज वो तस्वीरें दिल्ली में नजर भी आई। बहुत स्लो वोटिंग हुई। हालांकि अगर मैं 5 बजे तक की बात करूं तो 53.78 मतदान हो चुका है, लेकिन पुलिस ने जो है लोगों को रोका। वहीं 300 का लगभग आंकड़ा सामने आया है जिनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं था। और साथ ही अगर मैं जिक्र करूं तो बूथों तक जो लोग आना चाह रहे थे उनको आने नहीं दिया। बहुत स्लो जो है वो वोटिंग हो रही थी। वहीं कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी वाली जो सीट है उत्तर पूर्वी की, वो बहुत ही फाइट वाली सीट है, वहां पर आज सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं अगर मैं सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करूं तो पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 70,000 पुलिसकर्मी बुलाए गए थे। लेकिन अगर बूथों की बात की जाए तो व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं था। लोग इसलिए भी वोटिंग करने नहीं आ रहे थे क्योंकि शेड नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी। और लोगों से जब हमने बातचीत करी तो लोगों का कहना यह था कि अगर कोई हार्ट पेशेंट होगा तो वो गिर जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। इतना बुरा जो हाल है वो हमें यहाँ देखने को मिला। वहीं शौचालयों पर मोदी सरकार के जो है वो पोस्टर देखने को मिले, राम के पोस्टर देखने को मिले। तो ये सब चीजें आज जो थी ये बड़ी हाईलाइट में बनी रही। वहीं इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर पूर्वी दिल्ली में है और यहाँ से कुलदीप कुमार जो है वो आप से जो है चुनावी मैदान में है और बीजेपी से हर्ष मल्होत्रा है और वहीं बीएसपी से वकार चौधरी भी है। तो तमाम जो दिग्गज है वो यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अभी जो है जितने लोग अंदर है सिर्फ वो ही वोटिंग कर सकते हैं और लोग जो बाहर है वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। और लगातार अंदर से कमेंट्री भी हो रही थी कि 2 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, जो लोग लाइन में लगे हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करिए और घर जाइए। तो यहाँ पर आज तमाम जो तस्वीरें देखने को मिली वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। और लगातार आप जिस तरीके से हमलावर हो रही थी बीजेपी के ऊपर
कि बीजेपी जो है उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। आज वो एलिगेशन दोबारा आपने लगाए और जिस तरीके से कुलदीप कुमार जो यहाँ से उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है, उन्होंने भी ये आरोप लगाया ऋषभ की वोटिंग जो है बहुत स्लो हो रही है और आपके जो कार्यकर्ता है उनको वोटिंग करने के लिए ही नहीं जाने दिया जा रहा है। जब हम उनसे बातचीत हुई, वहीं बीजेपी के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि सातों की सातों सीट जो है वो दिल्ली की निश्चित तौर पर तमाम घटनाक्रम का आपने जिक्र किया, जिस तरीके से उपराज्यपाल को लेकर आतिशी ने सुबह ही तमाम बातें कही थी कि स्लो वोटिंग हो, ऐसे आदेश उन्होंने पुलिस प्रशासन को दिए। इस पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच सीधा हम चलेंगे लखनऊ, जहां से वंदना रावत स्टेट हेड हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। वंदना जी, जिस तरीके से आज का दिन रहा, क्या कुछ घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में घटा? 14 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। अभी जो मतदाता मुझे लगता है लाइन में लगे हैं वही मताधिकार का प्रयोग कर पा रहे होंगे। क्या कुछ दिन भर की तस्वीर आज की रही वंदना जी? देखिए, क्योंकि पूर्वांचल की हम इसको सीट बोल सकते हैं, 27 सीटें बाकी है पूर्वांचल की, जिसमें आज वोटिंग हुई। 14 सीटों लोकसभा सीट को लेकर आज वोटिंग हुई है और जो दिन भर का अगर घटनाक्रम देखा हो गई थी, घटनाएं भी हुई। संत कबीर पीठासीन दो सात पर नहीं मिली शिकायत, बाद में फिर ठीक हो गया। बूथ पर जो सपा है वो लोगों ने आरोप लगा, बूथ कैप्चर आरोप लगा, उन्होंने अपना एक जारी कर दिया और करने की शिकायत भी की। हालांकि तमाम उठापटक के आखिर अभी 5 बजे तक का जो रिजल्ट है चुनाव प्रतिशत देखा जाए तो करीब 54-55% अराउंड हुआ है। अभी 6 बजे कुछ हो गया, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और परसेंट एग्जैक्टली कितना परसेंट वोटिंग हुई है छठे चरण में, तो वो उसका जारी करेंगे। और दूसरी बात करते हैं हम 14 लोकसभा सीटों की, क्योंकि देखिए पूर्वांचल की 27 सीट जो है वो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर 2019 की हम बात करें तो ठीक है वंदना जी, मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी, आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही, आप पर मैं लौटूंगा। और सीधा तनु हमारे साथ लगातार जुड़ी है। तनु, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि स्लो वोटिंग भी देखने को मिली है और सुबह जब मतदान की शुरुआत हुई थी तभी आतिशी ने कहा था कि उपराज्यपाल ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वोटिंग स्लो कराई जाए ताकि जो भी विपक्षी गठबंधन का वोट बैंक है वो प्रभावित हो सके। ऐसे तमाम बयानों के जरिए आरोप लगाए गए थे। क्या ये आरोप के इर्द गिर्द तस्वीर नजर आई है और साथ ही क्या इसको लेकर आगे सियासत गर्माती हुई देख सकती है? बिल्कुल ऋषभ, जो है वो 7 बजे से अब शाम के 6 बज चुके हैं और लगातार मेरे जो ईस्ट दिल्ली के जो बूथ है वहां पर मेरा जाना हुआ। हर जगह की मैंने तस्वीर जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करी, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी और ग्राउंड जीरो से आज मैं ये जानना चाहती थी, ये समझना चाहती थी ऋषभ, कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हमेशा बीजेपी के ऊपर हमलावर होती है, हमेशा एलिगेशंस लगाए जाते हैं। आतिशी का जिस तरीके से कल ट्वीट सामने आया और हालांकि एलजी ने नकारा भी है इस बात को ऋषभ कि ये सारे एलिगेशन झूठे, लेकिन आज ग्राउंड जीरो से वही तस्वीर मुझे देखने को सामने मिली। अभी मैं आपको अगर ऋषभ थोड़ा सा कैमरा रोटेट करके दिखा पाती तो जैसे मेरी इस बूथ पर एंट्री हुई है, राम के जो है वो पोस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और सड़क पर जो है वो बिखरे हुए हैं बीजेपी के पोस्टर्स। और अभी आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे जिनसे मेरी बातचीत हुई और कुछ यहाँ पर लोग यानी कि जो मतदान करने आए हुए थे वो मतदाता भी मौजूद थे। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हमारे यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, हमें बिल्कुल भी मत का इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने मुझे वो तस्वीरें भी दिखाई जो मैं शेयर करूंगी जरूर अपने इनपुट टीम के साथ, जो वो दिखाए अपने दर्शकों को, जहां पर जो वॉशरूम्स है, जो शौचालय हैं, वहां पर पोस्टर्स लगाए दिखाई दिए थे बीजेपी के। तो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो समय था बहुत स्लो वोटिंग हो रही थी, 10% का मतदान हुआ था। उसके बाद थोड़ी सी तेजी आई, फिर गर्मी बहुत ज्यादा थी और तमाम बूथों पर व्यवस्था भी नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, निश्चित तौर पर गर्मी भी एक कारण है, लेकिन जिस तरीके से पोस्टर का जिक्र आपने किया मुझे लगता है काफी गंभीर मसला हो जाता है। आचार संहिता का खुला उल्लंघन इससे कहा जाएगा, उल्लंघन इससे माना जाएगा। तनु, मैं आप पर लौटूंगा। इसी बीच हम सीधा चलेंगे बिहार, जहां पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बिहार में क्या कुछ आज चुनावी रूप से मतदान की स्थिति नजर आई है? अभी जो मतदाता लाइनों में लगे होंगे, वोट कर पा रहे होंगे, क्या कुछ घटनाक्रम दिन भर का आज दिखाई दिया है? जी बिल्कुल, बात आपने सही कही कि जिस तरह से सुबह से मौसम का तापमान चरम पर था और वोटिंग परसेंट लगभग 9 बजे जो स्थिति थी बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे वो फिर बढ़ते चली गई। फिर दोपहर में वोटिंग परसेंट कम हुआ, फिर अभी जो है अभी की स्थिति ये है कि जो मतदाता कतार में लगे हुए हैं वो वोट देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 6 बजने को है, 6 बजकर 5 मिनट होने को है।
6 बजे तक ही है, लेकिन वहाँ स्थानीय पदाधिकारी का कहना है कि जो लाइन में लगे हुए वो मतदान कर लेंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार के 8 संसदीय क्षेत्र में 86 प्रत्याशियों का ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, दिन भर का जो घटनाक्रम की बात कर रही है, वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से जहां पुल और सड़क निर्माण की मांग को लेकर वहां मतदाताओं ने बहिष्कार किया, वहीं दूसरी ओर जो है आपको मोतिहारी में बूथ संख्या 54-55 में भी रोड और पेयजल 3 बुनियादी सुविधाओं को लेकर वोट का बहिष्कार किया। वैशाली चले आइए, वैशाली में भी कुछ करीब लगभग 10 बजे की ईवीएम मशीन की तकनीकी गड़बड़ी आई थी। उसके बाद फिर जो है वहां कर्मी वहां पहुंचकर उस मामले को सॉर्ट आउट कर दिया गया। यानी कहीं न कहीं हर जगह छिटपुट जो ईवीएम मशीन की जो शिकायत 5 चरण में नहीं था, इस चरण में ज्यादा दिखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि आपका ये वैशाली एनडीए प्रत्याशी बीना देवी, वो जब मतदान करके लगभग जो अपना क्षेत्र घूम के लौट रही थी, लगभग 2:30 बजे की घटना है, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके वाहन को पिस्टल दिखाया तो थोड़ी सी वहां आपाधापी बन गई। उन्होंने गाड़ी रोकी, तब तक वो लड़का भाग चुका था और वहां कुछ देरी के बाद पुलिस पहुंची और पुलिस पूरे मामले को छानबीन में जुट गई है। अब सवाल है कि देखना है कि वो कौन सा लड़का है, नहीं है, किस पार्टी से है, क्यों किया, किस परिस्थिति में सिर्फ पिस्टल दिखाया। कोई बहुत ज्यादा वो उसको अगर फाइट करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन एक संबल था, एक संकेत था। और उस संकेत में अब जो उसको मान लीजिए, उसको हम ज्यादा बोल नहीं पाएंगे कि आखिर संकेत क्या था, लेकिन इस परिस्थिति में पुलिस वहां पहुंची, पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जिस तरह से आज के दिन भर का घटना के क्रम में देखा गया कि पुलिस चौकस थी, नो डाउट, चूंकि यहाँ से 8 संसदीय क्षेत्र में लगभग क्षेत्र से बाहुबली है या बाहुबली की पत्नी है। ये बिल्कुल लेकिन आज देखिए मौसमी पारा भी जमकर पारा हाई बना हुआ है। गर्मी को लेकर क्या कुछ इंतजाम आज दिन भर नजर आए हैं, क्योंकि जो लगातार कई जगह वोटिंग परसेंटेज कम होने की बात कही जा रही है, गर्मी भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैंने आज सुबह ही कहा था कि जिस तरह से तापमान का जो है आगे तापमान काफी बढ़ रहा है जो नेक्स्ट के बाद, और निश्चित रूप से वो मतदान प्रभावित होगा, नहीं का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बिहार में ऐसे ही गर्मी चल रही है, काफी चरम पर है और आज का मौसम काफी गर्मी, तापमान काफी रहा। तो इस परिस्थिति में भी अगर वोटर ने इस तरह उत्साहित होकर अगर मतदान किया तो उस मतदाताओं को धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि जो परिस्थिति बनी हुई थी कि लोग निकलना नहीं चाह रहे थे, वो गर्मी थी, उमस थी, थोड़ी गर्म हवा थी, अधिक हवा भी चल रही थी, उमस भी भरी गर्मी थी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए भी अगर मतदाताओं ने इस तरह से उत्साहित होकर मतदान किया तो वो काबिले तारीफ है। जी निश्चित तौर पर देखिए तमाम इंतजाम देखने को मिले हैं, लेकिन सीधा हम और भी जानकारी लेंगे, दिल्ली चलेंगे। तनु बालियान लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, तमाम तरह की घटनाएं सामने आई हैं, पोस्टर चाहे शौचालय में पाए गए हैं, उसको लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई आचार संहिता के उल्लंघन के तहत की जा सकती है? और दूसरी जानकारी ये चाहूंगा कि जो गर्मी के हालात आज देखे गए हैं, क्या एक बड़ा कारण है कि जो मतदाता कम पहुंचे हैं, जो वोटिंग परसेंटेज कम दिखाई दिया, उदासीन एक मतदाताओं का रवैया दिखाई दिया? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि शौचालय में पोस्टर्स दिखे, नाम के पोस्टर्स दिखे, जब मैं पोलिंग बूथ पर पहुंच रही थी, वो तस्वीरें मेरे पास है, तो ये साफ तौर पर जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन है और इस पर कार्रवाई देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन करेगा या फिर नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है और लगातार इलेक्शन कमीशन के पास जाती है तमाम शिकायतें लेके, तो हालांकि इसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ले लिया है, लेकिन क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी अगर गर्मी की बात की जाए तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, और वहीं अगर मैं बात करूं ऋषभ, आज सैटरडे है और दिल्ली और एनसीआर का जो मूड होता है लोगों का, वो ये होता है कि सैटरडे संडे का ऑफ होता है तो वो पहाड़ों पर निकल जाते हैं। जिस तरीके से हम लगातार ग्राउंड जीरो पर लोगों से बात कर रहे थे, तो लोग ये कह रहे थे सैटरडे संडे हमें तो वोट से कोई मतलब नहीं है, हम तो पहाड़ों पर जाएंगे घूमने। तो इसलिए भी बहुत से लोग जो थे वो यहाँ पर इसलिए भी नहीं दिखे क्योंकि कुछ घूमने निकल गए, और कुछ लोग ऐसे थे जो गर्मी बहुत थी इसलिए अपने घर में एसी का मजा ले रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों ने बड़ा बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लिया है। प्रेग्नेंट लेडीज भी मुझे बहुत सारी मिली जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन युवाओं का जोश मुझे थोड़ा सा ठंडा लगा और जो महिला मतदाता थी उनका जोश मुझे बहुत कम दिखा। हालांकि अभी गेट बंद हो गया, किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है, लेकिन मेरे को कुछ महिलाएं यहाँ पे देखी बाहर जो कह रही थी कि हमें वोट डलवाने दीजिए, लेकिन उनको मना कर दिया क्योंकि टाइम आउट हो गया था। लेकिन गर्मी बड़ा जो है वो कारण दिल्ली में दिखाई दिया है कि लोग अपने घरों से बहुत कम निकले जितनी आशा थी, और जिस तरीके से लगातार जो अरविंद केजरीवाल
है वो भी कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, अपने घर से बाहर निकलिएगा। बीजेपी के जो नेता दिल्ली में आए, जनसभाओं को संबोधित किया, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो, वो भी लगातार यही बात कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, अपने घरों से बाहर निकलिएगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम अभियान चलाए गए, तमाम लोगों को डिस्काउंट दिए गए रेस्टोरेंट की तरफ से, कैनॉट प्लेस में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिन्होंने कहा कि अपने मत का आप इस्तेमाल करेंगे, उंगली पर निशान दिखाएंगे तो हम आपको 50% तक डिस्काउंट देंगे। रैपिडो ने जो बाइक सर्विस है वो भी फ्री करी, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में वो जोश नहीं देखने को मिला जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। ऋषभ, निश्चित तौर पर आपने जिक्र भी किया, तमाम अभियान वाकई में चलाए गए थे, इस बार काफी बृहद स्तर पर लोगों को जागरूक भी किया गया। लेकिन एक देखना महत्वपूर्ण ये भी होगा कि आखिरी जो चुनाव प्रतिशत का आंकड़ा आता है वो क्या कुछ होगा, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। आप पलटूंगा तनु में भी सीधा चलेंगे चंडीगढ़, जहां से ब्यूरो हेड पांखिल वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पांखिल, आज हरियाणा की भी सभी 10 सीटों पर दिल्ली की तरह चुनाव हो गए हैं, मतदान संपन्न हुए हैं, फिलहाल की क्या स्थिति है और क्या कुछ सियासी रूप से तस्वीर आज नजर आई है? ऋषभ जी जो है बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर ये देखने को मिला है कि वोटरों की जो संख्या है वो कम नजर आ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुबह 7 बजे जो है एक भीड़ जो है मतदान केंद्र पर नजर आई, जहाँ पर पूरी व्यवस्था जो है, प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मौके पर एसएचओ और अन्य अधिकारी मौजूद थे, परंतु जैसे जैसे दोपहर का समय आता गया, वोटिंग परसेंटेज जो पिछली बार की तरह आनी चाहिए थी वो इस बार नजर नहीं आई। हरियाणा के अंदर अभी भी काफी स्तर पर वोटिंग नहीं की गई है, वोटिंग की जो संख्या है वो काफी जो है कम बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि सैटरडे और संडे बीच में आ गए, इस तरह से कई लोग वीकेंड का प्रोग्राम बनाकर ठंडे इलाकों के लिए निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर भी सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि वोटिंग को लेकर लोगों का रुझान जो है, इंटरेस्ट जो है वो कम नजर आ रहा है इस बार। ये सब बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तमाम जागरूकता अभियान भी चलाए गए थे और गर्मी को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, देखना महत्वपूर्ण होगा। आपसे आगे जानकारी भी लेंगे इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था हरियाणा में नजर आई है। लेकिन इसी बीच हम सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां से उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, जिस तरीके से आज की तस्वीर का आप जिक्र भी कर रही थी, क्या कुछ घटनाएं दिन भर की देखने को मिली है? क्या शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुए हैं या फिर कोई घटनाक्रम भी देखने को मिले हैं और क्या कुछ सियासी मुकाबला आज का रहा? वंदना जी, आप तकनीकी खामी के चलते कोई आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, मैं चाहूंगा आवाज को दुरुस्त कराया जाए, फिर मैं आप पर लौटता हूं। सीधा पांखिल वर्मा हमारे साथ लगातार चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। पांखिल, जिस तरीके से गर्मी को लेकर आपने जिक्र किया, क्या कुछ व्यवस्थाएं हरियाणा में देखने को मिली हैं? क्योंकि आप सियासी पारे के साथ मौसमी पारा भी जमकर हाई देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं दिन भर हरियाणा में रही और कितना फर्क गर्मी से चुनाव प्रतिशत में देखने को मिला है? देखिए ऋषभ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चुनावी पारा और सियासी पारा दोनों गर्म नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हरियाणा की राजनीति की बात करना चाहूंगा कि इस वक्त सियासी पारा कितना बढ़ता नजर आ रहा है। तो ऋषभ, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर भाजपा और कांग्रेस के बीच में एक अहम टक्कर मानी जा रही है। आपको बता दें कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अब कांग्रेस तेज जो है नजर आ रही है और कई सीटों पर भाजपा जो है तेज नजर आ रही है। ऐसे में कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस की गतिविधियां ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। तो मुकाबला इस बार हरियाणा के अंदर देखना होगा, क्योंकि पिछली बार की तरह जैसे बीजेपी ने क्लीन स्वीप जो है हरियाणा के अंदर मारा था, 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा सीटों पर जो है विजय हासिल की थी, ऐसा कुछ भी अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। स्थिति थोड़ी सी इस बार कमजोर जो है नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि कहीं कांग्रेस इस बार अच्छे मार्जिन से वोट जो है लोकसभा के अंदर ला दी जाए। निश्चित तौर पर देखिए, तमाम मुद्दे कांग्रेस के पास इस बार है। मुद्दों की मियाद पर तो कांग्रेस मजबूत नजर आई है, लेकिन अगर पिछले 10 साल का हम जिक्र करें तो कई बार ऐसी स्थिति बनी 2 लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस मजबूत होती है, लेकिन पिछली बार भी 10 की 10 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीती थी। तो क्या कांग्रेस अपने वोट बैंक को सीटों में तब्दील करने में साबित होगी, सफल होगी? क्योंकि तमाम सवाल दिन भर हमने चर्चा भी की है, बड़ी बहसें हुई है कि कांग्रेस की तरफ से तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे, संगठन में भी कई जगह फूट नजर आई है। देखिए कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अपने वोट बैंक और कार्यकर्ताओं को लाइटली लेकर चलती नजर आती है, पर कहीं ना कहीं अब हरियाणा के जो मुद्दे हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। और हरियाणा के मुद्दे जो अहम है, सबसे पहला मुद्दा है कि जो लोगों को ठीक है पांखिल, मैं आपके पास लौटूंगा सीधा। उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। मुझे लगता है अब जो तकनीकी खामी थी वो दुरुस्त हो गई होगी। अब वंदना जी, क्या कुछ तस्वीर आज दिन भर की रही और जिस तरीके से आप जिक्र कर रही थी, क्या कुछ मुकाबला उत्तर प्रदेश में आज देखने को मिला है? देखिए मायने रखता है और लोग चुनाव महत्वपूर्ण रखती सीटें और मेरा सीटों
मतदान हुआ है और जो सुबह से 7 बजे से शाम 6 बजे तक चले। बाहर के बंदे लोग 6 बजे के बाद अब वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन कई जगह अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए 14 करीब 470 लोगों ने नामांकन पत्र भरे थे, लेकिन जांच होने के बाद उसमें से केवल 163 लोग ही जो कि अयोग्य पाए गए, जिसमें से 2 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया और 162 लोग ही मैदान में। हालांकि ये 14 से काफी स्थान रखती है, क्योंकि अगर 2019 की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। वही 6 सीटें गठबंधन हो गई थी, क्योंकि 2019 में बुआ भतीजे एक साथ दिखे थे। इस बार बुआ भतीजों का क्योंकि गठबंधन नहीं है, कांग्रेस और अखिलेश का गठबंधन है। तो अगर हम पूर्वांचल की सीटें लोकसभा चुनाव में खास स्थान रखती है तो 27 सीटों में आज 14 हो चुकी है और 1 सीट है। अब चरण बाकी है, इसमें 13 सीटों को लेकर मतदान होगा। अगर हम पूर्वांचल की सियासत की बात करें तो कहा जाता है कि पूर्वांचल में ओबीसी के ही आगे पीछे जो पूरी सियासत है वो आगे पीछे ओबीसी के पीछे घूमती है। अगर ओबीसी जिनको वोट देता है वही जीतते हैं। और अगर 2019 में एक बार मोदी की लहर थी, मोदी की लहर में भी भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा कमाल नहीं कर पाई थी पूर्वांचल में, क्योंकि करीब आधा दर्जन से ज्यादा सीटें गठबंधन ले गया था, क्योंकि और करीब 7 सीटें वो उनके खाते में चली गई थी और 18 सीटों पर ही बीजेपी को संतुष्ट रहना पड़ा था, जिसमें से 2 सीटें जो हैं वो अपना दल को गई थी। और अभी अगर कर ले पूर्वांचल की तो 24 सीटों पर ही जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट उतारे, जबकि 2 सीटें अपना दल तो अनुप्रिया पटेल रावतगंज और मिर्जापुर अपना दल ऐसो गई है। वहीं एक सीट निश्चित तौर पर देखिए पूर्वांचल की सियासत भी काफी दिलचस्प होती रही है, तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर जिस तरीके से एनडीए हो बीजेपी हो, सभी 79 सीटों का 80 में से दावा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ तस्वीर 4 जून को नजर आएगी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इससे बीच सीधा बिहार चलेंगे जहां से धर्मेंद्र कुमार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, क्या कुछ जो मुकाबले की जो सियासी लड़ाई है कहां पहुंच चुकी है, किसके दावे कहां तक पहुंचे हैं? क्योंकि 4 जून को निश्चित तौर पर तस्वीर साफ होगी, लेकिन आकलन का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी कह रही है कि 310 सीटों से पार हम हो चुके हैं अभी तक की जो फेज में लड़ाई है, और अब जो 6वें फेज में चुनाव हो गए हैं और भी आंकड़ा बढ़ जाएगा। बिहार के 8 संसदीय क्षेत्र है जहां सभी सीटें अभी फिलहाल एनडीए के पास है। सबसे बड़ी रोचक ये है कि जिस तरह से वोट एनडीआई सब गठबंधन एक हुआ है, तो निश्चित रूप से वोटों का बिखराव जो है बंद हो गया है और वो बिखराव सीधे सीधे टक्कर दे रही है निश्चित रूप से, क्योंकि अभी 8 संसदीय क्षेत्र में सारे के सारे बाहुबली और ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनकी एक अलग पहचान है, यहाँ तक कि वो पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो सारी लोगों की प्रतिष्ठा भी फिलहाल दांव पर लगी है। लेकिन जिस तरह से वोटों का एक सूत्र बना है एनडीआई को जुड़ने से, क्योंकि कांग्रेस का वोट बिखरा हो जाता था अगर वो पार्टी में वो एक गठबंधन में नहीं हुआ करते थे तो उसकी मत बिखराव में जाता था। लेकिन इस बार जो है वो मत एक हो गया है, सीपीआई सीपीएम कांग्रेस राजद इन तमाम दलों का जो एक समीकरण बन के और INDI यानी इंडिया गठबंधन हुआ है, तो निसंदेह ये एनडीए के लिए थोड़ी मुश्किलें है, नो डाउट, इसमें कहने की कोई बात नहीं, लेकिन सीधे टक्कर देगी। लेकिन जो पहले का जो था हार जीत वो 1 लाख समथिंग होता था, लेकिन मुझे नहीं लगता जो परिस्थिति अभी बदली है, दोनों ओर से एक दूसरे को अवसर मार देने के लिए एक दूसरे को आगे ऊपर पीछे ले जाने में जो खेल चल रहा है, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं हर जगह टक्कर दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि टक्कर देना लाजमी है, चूंकि आप एनडीए की ओर से जितने भी मुझे लगता है कि केंद्र के जितने तमाम मंत्री जो है, पीएम तो कई बार आ चुके हैं, आज भी पीएम की रैली 3 जगह थी, पीएम की रैली यानी जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं बिहार में सारी ताकत लगा दी गई है, क्योंकि बिहार निश्चित तौर पर देखिए क्षेत्रीय दलों का दबदबा भी है, वो समीकरण क्या कुछ साध पाते हैं जो विपक्षी गठबंधन है, और साथ ही जिस तरीके से बिहार में लगभग सभी सीटों पर एक सीट को छोड़ दिया जाए तो एनडीए के यहाँ पर कब्जा रहा। लेकिन चुनौती ये भी है कि इतनी सीटों पर पहले से ही कब्जा है, उनको बचाना भी एक बड़ी चुनौती एनडीए के लिए है। देखना महत्वपूर्ण क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। समय हमारे पास इतना ही। तनु बहुत शुक्रिया आपका एक रिपोर्ट हमारे पास भेजने के लिए, तमाम जानकारी
जानकारी साझा करने के लिए। और पंकज वर्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही धर्मेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जानकारी में साझा करने के लिए। तो लगातार जो है वोटिंग को लेकर तमाम जो मतदान प्रतिशत है और भी साफ होंगे, शाम 6 बजे तक के आंकड़े आना बाकी है, लेकिन मतदान संपन्न हो चुका है। 6वें फेज का मतदान संपन्न हुआ है और अब सभी की निगाहें 7वें चरण यानी 1 जून पर रहेगी। और 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये साफ हो जाएगा जो ईवीएम में किस्मत कैद हुई है, क्या कुछ निकलकर पिटारा सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।